हाँ भाई, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने जूलॉजी की 3rd यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट थी, 5 नंबर की यूनिट थी, छोटे छोटे से 4 चैप्टर थे। ठीक है, चलिए अब हम जूलॉजी की 4थी यूनिट का अध्ययन करेंगे और इस यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है, इस 4थी यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है 35 मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। ठीक है, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, ये हमारा चैप्टर 35 और इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। मतलब 2 साल जो हुए, पिछले सिलेबस में भी था तब भी यहाँ से क्वेश्चन आते थे, और अब हमारे जो आरबीएसई बोर्ड में 2 साल हुए हैं कोर्स को, तो 2 सालों में भी लगातार इससे क्वेश्चन आए। ठीक है, हाँ, तो इस बार भी 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। आप बहुत कुछ इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा मेंडल के नियम आप सभी ने पढ़े, तो वही हमारा चैप्टर है। ठीक है, हाँ, देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात करते हैं आनुवांशिकता की। किसकी बात करते हैं? आनुवांशिकता कि भाई आनुवांशिकता क्या है, जिसको हम हेरिडिटी भी कहते हैं, है ना। तो देखिए, जनकों से लक्षणों का उनकी संतति में जाना आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट में कुछ यहां पर लिख देता हूं। इस कारण संतति अपने जनकों से भिन्न होती है, इसे विविधता कहते हैं। और एक डेफिनेशन इससे बन जाएगी फिर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता व विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी या मैं ये कहूं जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ आप समझने की कोशिश कीजिए। चैप्टर 35 मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए भाई कि आखिर ये आनुवांशिकता क्या है ना। तो आनुवंशिकता की मैं बात करूं तो जो जनक होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उन पेरेंट्सों से उनके लक्षणों का, पेरेंट्स के लक्षण यानी कि माता से और पिता से, दोनों से लक्षण उनकी संतति में जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो जनकों से जब उनके लक्षण उनकी संतति में इनहेरिटेंस होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ।
तो एक आप पॉइंट पे विशेष ध्यान दीजिए कि आनुवांशिकता के कारण, या मैं ये कहूं कि पेरेंट्सों से जो लक्षण अपनी संतति में जाते हैं उन लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। भाई जैसे लंबाई है, रंग है ना, ये अपने माता पिता से तो आते हैं, तो उन लक्षणों को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और आनुवांशिक लक्षणों की वजह से, आनुवांशिक लक्षणों की वजह से जो संतति होती है, संतति को इंग्लिश में ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो संतति आनुवांशिक लक्षणों की वजह से अपने जनकों से भिन्न होती है। किससे भिन्न होती है? अपने जनकों से भिन्न होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं, विभिन्नता। भाई आप सभी जानते हैं कि हमारे अंदर जो लक्षण है वो किसके हैं? हमारी माता और पिता के। हाफ हाफ कैरेक्टर आते हैं। मैं आपको कई बार 11th क्लास में भी बता चुका हूँ इसको, है ना। एक सिस्टम मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो, कि भाई फीमेल जो गैमेट है, फीमेल जो गैमेट है अंडाणु, उसमें ये 23 सिंगल क्रोमोसोम होते नहीं होते। और मेल का जो स्पर्म होता है उसके न्यूक्लियस में सिंगल 23 क्रोमोसोम होते नहीं होते। जब इन दोनों के प्रो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, दोनों के प्रो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, तो जो सिंगल गुणसूत्र थे वो भी आपस में क्या होते हैं? इस प्रकार जॉइंट होते नहीं होते। तो इन गुणसूत्रों पर क्या होते हैं? जीन। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि गुणसूत्र का निर्माण डीएनए से होता है, और डीएनए के फ्रेगमेंट को, डीएनए के टुकड़ों को हम जीन कहते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि मान लीजिए ये आपका एक डीएनए है, तो ये जो डीएनए के ये जो मैंने आपको फ्रेगमेंट कर दिए हैं, वो हर फ्रेगमेंट क्या है? एक जीन है। क्या है? एक जीन है ना। अभी मैं इसको पूरे कंसेप्ट को आपको दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको ये बात समझ में आ रही है? पहले देखिए, आनुवांशिकता आपको पता चल गया भाई क्या होता है आनुवांशिकता। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आनुवांशिकता के कारण संततियों, जो संतति होती है वो अपने जनकों से भिन्न होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? विविधता। और विज्ञान की वह ब्रांच, विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें हम आनुवांशिकता, देखो आनुवांशिकता का सीधा सा मतलब है पेरेंट्सों से आनुवांशिक लक्षणों का संतति में जाना, आनुवांशिकता, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता व विविधता का अध्ययन किया जाए, विविधता का अध्ययन किया जाए, उस ब्रांच को हम आनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये आनुवांशिकी शब्द आप जरूर ध्यान से समझना कि आखिर जेनेटिक्स क्या है। तो आप जेनेटिक्स का मतलब क्या लगाएंगे कि सिंपल सी बात हो गई कि जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन करते हैं। अब आनुवांशिकता हम जानते हैं क्या होते हैं कि पेरेंट्स से जेनेटिक कैरेक्टरों का उनकी ऑफ स्प्रिंग में जाना आनुवांशिकता होता है, और इन जेनेटिक कैरेक्टर की वजह से ऑफ स्प्रिंग में कुछ विभिन्नताएं आती हैं या ऐसे लक्षण आते हैं जो अपने जनकों से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। और जिस ब्रांच में इन दोनों का अध्ययन किया जाए उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना। अब देखिए, अभी मैं यहाँ पर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात, या मैं ये कहूं कि आनुवांशिकता जब आपको पढ़नी है ना, आनुवांशिकी, तो आपको यहाँ कुछ कंसेप्ट अपने क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं, तो मैं कुछ आपको बेसिक नॉलेज यहां पर बता रहा हूं, आप उसको विशेष ध्यान से समझना। देखिए, देखो भाई, मान लेते हैं मैंने आपको 11th क्लास में बताया ये टॉपिक कि ये अंडाणु है, ये स्पर्म है, ठीक है। इस ओवा में क्या होता है, ओवा एक फीमेल गैमेट है और गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा जर्म सेल से होता है, जनन कोशिकाओं से होता है ना। और जनन कोशिकाओं में हमेशा कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है भैया, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ऐसे बताया था कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, जो पेयर में है, ये गुणसूत्र है जो पेयर में है, और इस गुणसूत्र पर क्या होते हैं, इस प्रकार ये जो डॉट डॉट मैंने बनाए हैं ये होते हैं जीन। क्या होते हैं, जीन। और जीन क्या होते हैं कि मनुष्य के कैरेक्टरों को निर्धारित करने के लिए, मनुष्य के लक्षणों को निर्धारित करने के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं। या आप सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि मनुष्य के जो लक्षण आते हैं मनुष्य में, या मनुष्य के जो लक्षण बनते हैं वो जीन के कारण बनते हैं। लक्षण जैसे त्वचा का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग, उसकी लंबाई, है ना, ये हमारे कैरेक्टर है। तो इन लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, जीन करता है। कौन करता है, जीन। और जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गुणसूत्रों पर प्रेजेंट होते हैं। अरे भाई, प्रेजेंट क्यों होंगे, क्योंकि गुणसूत्र किससे बना है, डीएनए से, और डीएनए के फ्रेगमेंट को आप क्या कह रहे हैं, जीन। गुणसूत्र का निर्माण देखा था हमने 11th क्लास में कि आखिर डीएनए कैसे गुणसूत्र में बदल जाते हैं, पढ़ा था ना। हाँ, और हम डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या कह रहे हैं, जीन कह रहे हैं। और हर एक लक्षण के लिए, हर एक लक्षण के लिए जीन का एक जोड़ा जिम्मेदार होता है, एक पेयर जीन का, है ना। अब ये आपको जो पेयर में जो गुणसूत्र दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने इन फ्रंट आमने सामने जीन बनाए हैं, बनाए ना। तो ये जीन का बताओ एक पेयर बना कि नहीं बना। और ये जो पेयर होता है ना, वो कैरेक्टरों को लेकर संगत होता है। संगत का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये वाला जो जीन है वो लंबाई का है, मनुष्य की लंबाई को ये जीन निर्धारित करता है, तो ये वाला जो जीन है ना वो भी मनुष्य की क्या निर्धारित करेगा, लंबाई निर्धारित करेगा, ठीक है। बात समझना, इसी पर टिका हुआ है पूरी जेनेटिक्स। आपको जेनेटिक्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी अगर आप इस कंसेप्ट को समझते हैं तो, ठीक है। हाँ, तो ये में एक पेयर क्रोमोसोम ले रखा है हमने, और ये मान ली किसी का भी है, तो ये वाला जो जीन था वो लंबाई का था, तो इसके संगत जो सामने जीन होगा वो भी किसका होगा, लंबाई का होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, अच्छा, पेयर में क्रोमोसोम किस में होते हैं, कोशिका के अंदर होते हैं, गैमेट में तो नहीं होते ना, युग्मक में तो कभी नहीं होते। अब मान लेते हैं ये जनन कोशिका है अंडाशय की, है ना, फीमेल की हम बात कर लेते हैं। तो अंडाशय की ये जनन कोशिका है, और जनन कोशिका तो डिप्लॉइड होती है, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो वो जोड़े होते हैं। अब इसमें अगर मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अब आप याद कीजिए, आपको अगर याद आ रहा हो कि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो इसमें गुणसूत्र बिंदु जो है ये टूटते नहीं है ना, पढ़ा है मैंने 11th क्लास में, ये सीधे की सीधे अलग हो जाते हैं ऐसे। और समसूत्री विभाजन में क्या था,
ये इस प्रकार अलग होते थे, अगर आपको याद हो तो माइटोसिस में, है ना। क्योंकि जो प्लेट थी ना, ये वाली जो प्लेट थी, इस पे ऐसे जुड़ते थे तर्कोतंतु इस प्रकार, और वो इधर खींचते, वो इधर खींचते, तो गुणसूत्र बिंदु से अलग हो जाता था। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र होते हैं प्रोफेज में ही ये इस प्रकार अलग हो जाते हैं, ऐसे ऐसे तो अलग होंगे ना, एक गुणसूत्र इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है भाई, इस प्रकार व्यवस्थित है। उल्टा मान लीजिए, ऐसे भी आप समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे इनको ऐसे रख दो आप यूं, तो एक क्रोमोसोम पूरा ऊपर, एक क्रोमोसोम नीचे, मतलब पेयर हट जाता है केवल, है ना। अब एक क्रोमोसोम इधर हो गया, एक गुणसूत्र इधर हो गया, तो इसमें जो जीन थे, जैसे ये लंबाई वाला जीन था सेकंड नंबर पे था ना, तो एक गुणसूत्र इधर चला गया, दूसरी कोशिका में एक इधर चला गया। क्योंकि आपको पता है कि जब अर्धसूत्र विभाजन होता है तो हमेशा गैमेट बनते हैं, युग्मक बनते हैं। अब युग्मक क्या है, ये फीमेल की बात चल रही है, तो ये क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो लंबाई वाले जीन थे ना, तो वो कैपिटल टी वाले थे, दोनों जीन कैसे थे, कैपिटल टी। अब मैंने आपको कैपिटल टी इसलिए सीधा बता दिया है क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा है और 11th में मैंने आपको बताया। तो ये लंबाई का गुणसूत्र है, अगर कैपिटल टी है तो ये मान लीजिए लंबेपन का गुण है, और स्मॉल टी है तो पौनेपन का है, ठीक है। तो चलिए, ये तो फीमेल की बात हो गई, गुणसूत्र अलग हो गए, तो ये युग्मक बन गया एक, ओवा, अंड, और उस अंड में इस प्रकार के क्या आएंगे, 23 क्रोमोसोम आएंगे, है ना। अब इसमें लंबाई का लक्षण क्या है भैया, कैपिटल टी है। अब इसी प्रकार हम एक मेल जर्म कोश सेल्स की बात करें तो उसमें भी इसी प्रकार का सिस्टम था। अब यहाँ पे जो दो इसके क्रोमोसोम थे, मैं थोड़ा फास्ट इसको बना देता हूं। तो ये जो लंबाई वाले जीन थे ना, ये तो कैपिटल टी था और ये स्मॉल टी था, इधर वाला, बात समझो आप, इधर वाला स्मॉल टी वाला था, इधर वाला कैपिटल टी था। तो अब मैं अपने खुद की बात करूं, जैसे मेरी जो लेंथ है वो मीडियम है, मेरी जो लंबाई है वो मध्य लंबाई है, तो मेरे अंदर जो लंबाई वाले जो जीन है ना, वो इस प्रकार प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। बात समझ में आ रही है। हाँ, अब देखिए, मान लीजिए किसी इस मध्यम लंबाई वाले व्यक्ति में, अब ये मेल की बात चल रही है, तो इसके वृषण की जो जर्म सेल्स होती हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं, उसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन हो तो फिर इसी प्रकार एक क्रोमोसोम इधर, एक इधर है, ये कैपिटल टी वाला था, ये स्मॉल टी वाला था, है ना। अब हुआ क्या भाई, इस ओवा सेल तो एक ही बनती है, अंडाणु तो एक ही बनता है, लेकिन स्पर्म तो बहुत सारे बनते हैं ना। अब दो प्रकार के स्पर्म बनेंगे यहाँ पे, एक तो वह स्पर्म होगा जिसमें स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम जाएगा। अरे भाई 23 जो क्रोमोसोम है वो स्मॉल टी वाले होंगे और 23 कैपिटल टी वाले होंगे, है ना। और एक स्पर्म इस प्रकार का बनेगा जिसमें कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम होगा। अब संयोग से, अब मैथुन क्रिया जब होती है ना, तो हुआ क्या, ओवा में तो ये फिक्स था कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम। अब संयोग से स्पर्म कोई सा भी, मान लीजिए इस स्मॉल टी वाले स्पर्म ने, कौन से स्पर्म ने, स्मॉल टी वाले स्पर्म ने इस ओवा के अंदर एंट्री की, या इसने फर्टिलाइजेशन किया। बात समझ में आ रही है। ये मदर सेल्स थी, ये
सॉरी फादर सेल्स, है ना। हाँ, पेरेंट सेल्स हो गई दोनों। क्लियर बता रहा हूं मैं आपको कि जब इन दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन हुआ तो इस ओवा के अंदर जो लंबाई वाला जीन था वो कैसा था, कैपिटल टी, और ये कैसा था, स्मॉल टी। अब याद कीजिए 11th क्लास में जो विभाजन वाला चैप्टर था अपना 11वें नंबर का, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये दोनों जो गुणसूत्र हैं वो आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, जुड़ेंगे ना। जब दोनों केंद्रक जुड़ेंगे तो ये दोबारा से किस में आ जाएंगे भैया, जोड़े में आ जाएंगे गुणसूत्र। तो इनका जोड़ा दोबारा से इस प्रकार बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब ये वाला जो ओवा का है वो तो कैपिटल टी वाला है, और ये वाला जो स्पर्म था वो कैसा था, स्मॉल टी वाला। तो ये किसके क्रोमोजोम है, किसका क्रोमोजोम है, ये संतति का। किसका, संतति का। अब देखिए इसकी मदर का जो क्रोमोजोम था वो कैपिटल टी वाला था, फादर का जो था कैपिटल टी स्मॉल टी वाला था। बात समझ में आ रही है। तो अब संयोग बस स्मॉल टी वाले स्पर्म ने से फर्टिलाइजेशन किया, तो बताओ जीन प्रारूप कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा कि नहीं आएगा। तो इस बच्चे की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी बताओ, मीडियम होगी। कैसी होगी, मीडियम। और यदि संयोग बस ये स्मॉल टी वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता तो आप बताइए स्मॉल कैपिटल टी आएगा कि नहीं आएगा। और अगर दोनों ही क्रोमोजोम पर लंबाई का जीन कैपिटल टी है तो उस बच्चे की लंबाई कैसी होगी, ऊंचाई उसकी अधिक होगी, लंबाई ज्यादा होगी, क्योंकि उसके दोनों ही जीन कैपिटल टी है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जेनेटिक्स चलती है। अब ये तो मैंने एक उदाहरण लिया है लंबाई का। इसी प्रकार हमारे लक्षण, जैसे एक मदर है, उसका जो रंग है वो गोरा कलर है, और मेल जो है उसका कलर ब्लैक है, फीमेल जो है उसका कलर व्हाइट है ना। तो अब हुआ क्या कि ब्लैक कलर वाला जो फादर है उसका एक जीन गोरे कलर वाला है। आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि कई बार दोनों जो पेरेंट्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं ना, उनका कलर थोड़ा सांवला या काला होता है, फिर भी कई बार उनके बच्चे गोरे हो जाते हैं। होते नहीं होते, वो क्यों होते हैं भाई। चलो मैं यहीं पर एक बात बता दूं कि हम रंग का ये मान लेते हैं ना, ब्लैक रंग का स्मॉल डब्लू और गोरे रंग का कैपिटल डब्लू, है ना। अब दोनों का रंग सांवला है तो डब्लू, ये कैपिटल डब्लू और एक का स्मॉल डब्लू, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। अब मान लीजिए मदर का ओवम कैपिटल डब्लू वाला है, क्योंकि अरे भाई दोनों क्रोमोजोम है ना जोड़े में, तो एक कैपिटल डब्लू एक स्मॉल डब्लू, क्योंकि दोनों का रंग सांवला है माता पिता का। अब संयोगवश माता का कैपिटल डब्लू वाला ओवा और संयोगवश पिता का भी कैपिटल डब्लू वाला, और बताओ दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और जब कैपिटल डब्लू दोनों हो जाएंगे, हाँ डब्लू का मतलब व्हाइट, मैंने रंग को उसको किया है केवल, तो बताओ संतति गोरे रंग की होगी कि नहीं होगी ना। और सांवला रंग है, बिल्कुल ब्लैक नहीं है, और अगर संयोगवश स्मॉल डब्लू आ जाए तो प्योर ब्लैक। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो बिल्कुल इस प्रकार ये वंशागति या जो आनुवांशिक है वो चलती रहती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज यहाँ पर बताई है, और सेकंड पार्ट में हम थोड़ा आगे की बात करेंगे।